कम हो गया है, अक्सर टायर्ड और एंग्शियस रहते हैं, थोड़े इरिटेबल रहते हैं, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बता रही हूँ। तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर ICD-10 के अकॉर्डिंग F30 से F40 के बीच कैटेगराइज किया गया है। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर को बेसिकली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बेसिकली क्या होता है, मूड का चेंज होना या मूड फ्लक्चुएट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये चीज बहुत लंबे समय तक चल रहा है, कुछ हफ्तों से ज्यादा चल रहा है, तब इसको डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एक डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस काफी लंबे समय तक चलती है, तो इसको हम कहते हैं मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। अब इनके दो पार्ट हैं, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले चलते हैं डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक सैडनेस या एक ग्रीफ का स्टेट होता है। वैसे तो जब भी हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आता है, जैसे कि किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई या फिर कोई किसी इलनेस से सफर कर रहा है, तो ऐसे में ग्रीफ होना, सैडनेस होना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर ये चीज आपके लाइफ का ट्रॉमा निकल चुका है, आप उससे निकल चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपका डिप्रेशन चल रहा है, तो उसको डॉक्टर्स क्लिनिकल डिप्रेशन के रूप में कैटेगराइज करते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन अगर किसी में डायग्नोज हो रहा है तो उसमें ये सिम्टम्स 2 वीक या उससे ज्यादा तक हो सकते हैं। तो ये हो गया डिप्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम डिप्रेशन के टाइप्स में। डिप्रेशन के बेसिकली 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट, पोस्टपार्टम या पेरीपार्टम डिप्रेशन। सेकेंड, परसिस्टेंट डिप्रेशन या डिस्थाइमिया। थर्ड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। फोर्थ, साइकोटिक डिप्रेशन एंड फिफ्थ, डिप्रेशन रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन। अब जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही जिनके डे टू डे लाइफ में जिनके आसपास ऐसे लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्टपार्टम और पेरीपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी बॉडी में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है उसका बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। और चाइल्ड बर्थ के बाद अचानक से फिजिकल और मेंटल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिससे वो इजीली कोप नहीं कर पाते और उसको एक बिहेवियरल डिस्टरबेंस हो जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लो भी कहते हैं। तो इससे रिकवर होने के लिए फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना है, उसका फिजिकली भी उसकी हेल्प करनी है और मेंटली भी उसको बूस्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेशन और डिस्थाइमिया। परसिस्टेंट डिप्रेशन को हम एक क्रॉनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन मतलब एक ऐसा डिप्रेशन चला आ रहा है, इसको ये डिप्रेशन कई बार 2 साल या उससे ज्यादा तक भी रहता है, और इसमें जो नॉर्मल एपिसोड्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब जो पेशेंट है वो नॉर्मल बहुत कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम शॉर्ट में SAD कहते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसे डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं जो कि ऑटम से स्टार्ट होके स्प्रिंग या अर्ली समर तक एंड होते हैं। ऑटम मीन्स अर्ली विंटर से स्टार्ट होके स्प्रिंग और समर तक चलते हैं। तो जो इसके लक्षण है, इसके सिम्टम्स हैं, वो नॉर्मल क्लिनिकल डिप्रेशन की तरह होते हैं, बट ये समर के पहले खत्म हो जाते हैं। बेसिकली जो पेशेंट है वो समर के पहले नॉर्मल हो जाता है। सो नेक्स्ट, साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन में डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक एपिसोड्स भी होते हैं। अब साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस में पर्सन को अपने सेल्फ और सराउंडिंग का अवेयरनेस जो है वो कमजोर हो जाता है, और न्यूरोसिस में सेल्फ और सराउंडिंग का अंडरस्टैंडिंग तो रहती है, बट उसकी डे टू डे लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। तो साइकोटिक डिप्रेशन में डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक एपिसोड्स जैसे कि
हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन मीन्स ऐसी चीजें दिखना या सुनाई देना जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। और डिल्यूशन मीन्स फॉल्स बट फिक्स्ड परसेप्शन। तो इस टाइप के एपिसोड क्या होते हैं, एक साइकोटिक डिप्रेसिव पेशेंट को हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी होता है और ऐसा पर्सन जो है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशन। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि थायराइड डिसीज हो गया, डायबिटीज हो गया, वेरियस हार्ट डिसीजेस हो गई, पार्किंसंस डिसीज हो गई। तो इनमें क्या होता है, इनकी अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी इनके साइन और सिम्टम्स हैं, इनकी वजह से भी एक डिप्रेसिव सिम्टम हमारी बॉडी में दिखता है। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट डिप्रेशन। अब हम नेक्स्ट क्या जानेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन चीज है जो कि आम जनता को होता रहता है। कई बार ये महिलाओं में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन लोग इसको जान नहीं पाते कि मैं इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूं या कर रही हूं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर को हम मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मूड होता है हाई से लो की तरफ। मीन्स मेनिया और डिप्रेशन के बीच में एक फ्लक्चुएशन होता है। मेनिया क्या है, मेनिया मीन्स हाइपर एक्साइटेबल मूड। पेशेंट जो है वो कई बार बहुत ज्यादा हाई मूड में चला जाता है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इलेट हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो हाई और लो जो एपिसोड्स हैं वो अल्टरनेट चलते रहते हैं और कई बार दोनों एपिसोड साथ में भी देखने को मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो अब इसके भी हमने 3 टाइप पढ़े हैं, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड और साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर। तो बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर में क्या होता है, जो मेनिया के एपिसोड्स हैं वो भी आपको 7 डेज से ज्यादा मिलेंगे। उसका हाइपर एक्साइटेबल और इरिटेबल मूड रहेगा पेशेंट का। और जो डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं वो भी आपको 2 वीक से ज्यादा मिलेंगे। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की सख्त जरूरत होती है। वो घर पे रह के नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ये हो गया बाइपोलर फर्स्ट। अब आगे बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो डिप्रेसिव एपिसोड है वो तो बाइपोलर फर्स्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन जो मेनिया या इलेटेड मूड का एपिसोड है वो मेनिया से थोड़ा कम होता है, जिसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं। तो इसलिए जो ऐसा पर्सन है जिसको बाइपोलर सेकेंड डिसऑर्डर है वो अपनी घर की डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को इजीली कर पाता है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर लेता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर। साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर को हम माइल्ड से मॉडरेट बाइपोलर डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माइल्ड से मॉडरेट डिप्रेशन होता है और माइल्ड से मॉडरेट मेनिया भी होता है। दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन होता है। ऐसा पर्सन भी अपनी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लेगा, छोटे मोटे घर के काम कर लेगा, बट उसको कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके मूड स्विंग्स कहीं भी हो सकते हैं। तो इसको हम साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर आपके आसपास कोई भी फीमेल है, कोई भी मेल है, आपके घर में कोई ऐसा है जिसको इस टाइप की डिसऑर्डर्स हैं, तो आप इस जानकारी के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं कि आप जाके काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। अब हम आते हैं आगे कॉजेस की तरफ कि इन सारे डिसीज के कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो कई बार कॉजेस जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ कुछ मेडिकेशंस हो सकते हैं, मेडिकेशंस के अलावा कुछ डिसीजेस हो सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डायबिटीज हो गया, कुछ हार्ट डिसीजेस हो गई, एजिंग फैक्टर हो गया, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे कि मेनोपॉजल सिम्टम्स हो गए। तो इन सारी चीजों की वजह से मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारी लाइफ में अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो रहा है ऐसा जिससे कि पेशेंट उभर नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी कई बार
क्या होता है कि बाइपोलर या डिप्रेसिव एपिसोड्स हो सकते हैं। तो ये हो गए कॉजेस। अब हम बढ़ते हैं आगे साइन और सिम्टम्स। तो साइन और सिम्टम्स को हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? डिप्रेशन के तो परसिस्टेंट सैडनेस रहेगी, इरिटेबल माइंड रहेगा, सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइडल थॉट्स रहेंगे, स्लीप डिप्राइवेशन होगा और उसको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि अगर वो पर्सन नॉर्मली किसी चीज में इंटरेस्टेड था तो उससे भी उसका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें डिप्रेशन में देखने के लिए मिलते हैं। अब मेनिया, जैसे कि मेनिया हमेशा एक हाइपर एक्साइटेबल मूड होता है। तो मेनिया में क्या होता है, कई बार पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। हेरोटिक साइंस देखने को मिलते हैं, कई बार रेसिंग टाइप की हरकतें वो कर देता है और कई बार मनी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी वो चला जाता है, अचानक से बड़ा डिसीजन ले लेता है। तो इस टाइप के हाइज में वो पहुंच जाता है। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको अपने में या दूसरे में मिल रहे हैं तो यहाँ से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर हमको कॉजेस और सिम्टम्स पता है तो हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट का हमेशा एक स्टेप होता है। सबसे पहले तो जो मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो तो एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप करेंगे। तो साइकेट्रिस्ट जो होता है वो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर में बेसिकली एंटी डिप्रेशन देता है या मूड स्टेबलाइजर्स देता है। बहुत टाइप के मेडिकेशंस होते हैं इसके लिए जो कि कई बार इफेक्टिव भी होते हैं। इसके साथ साथ कुछ थेरेपीज होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी हो गई, ये भी कई बार साइकोसिस और न्यूरोसिस में दी जाती है। इस टाइप के डिसऑर्डर्स से अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही कम डिप्रेशन होता जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी और इंटरैक्टिव थेरेपी के साथ डिप्रेशन में पेशेंट को रिकवरी हो सकती है। उसके साथ साथ हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप लेना है। इससे क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स कम होते जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा कॉमेडी वीडियोस देखिए, कॉमेडी फिल्म्स देखिए और जो आपको पसंद है वो करने की कोशिश करिए। इससे डिप्रेसिव और मूड अफेक्टिव जो डिसऑर्डर्स है उनमें आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।